बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें देहरादून से है, जहां पर देहरादून के डोईवाला में एक बड़ा हादसा टल गया है। टोल प्लाजा के पास ब्रेक फेल होने से एक ट्रक बेकाबू हो गया। ट्रक की चपेट में आने से एक लड़की बाल बाल बच गई। तस्वीरें देखिए आप किस तरह से बेकाबू ट्रक डिवाइडर से टकराते हुए सड़क से नीचे जा घुसा। गनीमत रही कि यह हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। तस्वीरें काफ़ी भयावह है देहरादून से कि किस तरह से देखिए पीछे से वो ट्रक आ रहा है और बेकाबू हो गया। कुछ सेकेंड्स या फिर मैं कहूँ कि सेंटीमीटर्स का ही फासला था। जो आपको तस्वीरों में एक महिला दिखाई देगी किस तरह से वो स्कूटी पर जा रही थी और जस्ट कुछ सेकेंड्स और कुछ सेंटीमीटर पहले ही उसने राइट टर्न ले लिया और उसी वजह से इस ट्रक से भिड़ंत होते होते बच गई। और ट्रक आपको दिखाई देगा किस तरह से बिना रुके लगातार नीचे जाकर गिर गया और आखिर में पलट गया। डोईवाला में ये बड़ा हादसा होते होते बच गया। किस तरह से सड़क से ये ट्रक डिरेल हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीछे से आपको ट्रक आता हुआ दिखेगा और बहुत तेज गति के साथ आता हुआ दिखेगा। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था। ड्राइवर ने नियंत्रित करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन जैसे ही वो ट्रक टोल प्लाजा के पास पहुंचा, आगे से स्कूटी सवार ये महिला गुजर रही थी और ड्राइवर ने उसको बचाने की भी पूरी कोशिश की। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उसने एक तरफ ट्रक को मोड़ा और जैसे ही मोड़ा वो ट्रक सड़क से होता हुआ नीचे की तरफ लुढ़का और उसके बाद पूरा का पूरा ट्रक पलट गया। बाल बाल महिला बच गई और उसके बगल में एक सफेद रंग की कार भी आपको खड़ी हुई दिख रही है। उन दोनों ही लोगों को, गाड़ियों को बचाते हुए वो ट्रक ड्राइवर की तमाम कोशिशें, जिसके बाद वो ब्रेक फेल हुआ ट्रक पलट गया। लोगों की जान तो बच गई, माल का नुकसान जरूर हुआ, ट्रक जरूर पलट गया। ड्राइवर की क्या स्थिति है उससे जुड़ी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये बड़ा हादसा देहरादून के डोईवाला में हाईवे पर टोल बना हुआ है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, महिला बिल्कुल टोल के पास से गुजर रही है, एक कार टोल के पास खड़ी हुई है और उसी दौरान एक ट्रक पीछे से बहुत तेज गति के साथ आ रहा है और कारण यह बताया जा रहा है कि उसका ब्रेक फेल हो गया था। तमाम कोशिशें ट्रक को नियंत्रित करने की फेल हो चुकी थी, जिसके बाद किसी तरीके से ड्राइवर ने उसको अपने काबू में रखा हुआ था। लेकिन जब सामने वो स्कूटी सवार महिला आ जाती है, टोल प्लाजा आ जाता है, कार आ जाती है, उसके बाद वो ट्रक को दूसरी तरफ मोड़ता है और उसी दौरान ट्रक पलट जाता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए आदर्श, वो दिख रहा है कि किस तरह से ट्रक ड्राइवर ने पहले कोशिश की। इन तस्वीरों में देखिए कि वो डिवाइडर पर एक पहिया कम से कम चढ़ा दे जिससे कि स्पीड कम हो, क्योंकि आपको ट्रक की दाईं तरफ 5 से 6 गाड़ियां लाइन से दिखाई दे रही थी और एक वो जो एक ड्रम सा रखा हुआ था जिसके बाईं तरफ से 2 व्हीलर्स को जाने के लिए पास बनाया हुआ था। उसने कोशिश की, दिख रहा है जिस तरह से तस्वीरों में कि गाड़ियों से पहले बचाने की कोशिश की, फिर सोचा कि किसी तरह से वो जो साइड में फुटपाथ है उसके ऊपर एक पहिया चढ़ जाए ताकि कम से कम ट्रक की स्पीड कम हो जाए। लेकिन महिला को जब सामने देखा उसने स्कूटी पर, तो जाहिर सी बात है कि उसको बचाने के लिए और उन जो 5 से 6 गाड़ियों को जो लाइन में लगी हुई थी टोल पे करते हुए, उन्हें बचाने के लिए ट्रक खुद नीचे सड़क से डिरेल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, नीचे गिर गया और उसके बाद में वो पलट भी गया। तो ब्रेक फेल एक अपैरेंट रीजन यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरह से एक ट्रक अनियंत्रित हो गया। लेकिन महिला की जान जाहिर सी बात है कि बाल बाल बच गई, क्योंकि कुछ सेकंड्स का ही और कुछ सेंटीमीटर का ही अगर फर्क होता तो फिर हादसा और भी बड़ा हो सकता था। देहरादून से आई तस्वीरों को देखकर आप सिहर गए होंगे, तो दूसरी तरफ स्कूटी सवार के बाल बाल बच जाने से राहत की सांस ली होगी। लेकिन अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो हमारे हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठा रही है, उसकी पोल खोल रही है। तस्वीरें देखिए, कोटा के राजस्थान की ये तस्वीरें, जहां पर एक शख्स अपने बेटे को स्कूटर पर बैठकर लिफ्ट से तीसरी मंजिल से उसे नीचे लाना पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक शख्स को स्कूटी पर बैठाकर अपने बेटे को तीसरी मंजिल से नीचे लाना पड़ा, क्योंकि उसके लिए ना तो वहां पर कोई स्ट्रेचर मिला और ना ही कोई व्हील चेयर। ये हमारे हेल्थ सिस्टम का हाल है। राजस्थान के कोटा के अस्पताल की तस्वीर देख रहे हैं, मजबूर होकर, और बच्चे के पैर पे आप देख सकते हैं प्लास्टर लगा हुआ है और शायद डॉक्टरों ने चलने के लिए मना किया होगा क्योंकि प्लास्टर है और शायद वो प्लास्टर ताज़ा ही हुआ होगा। जिसके बाद कोई स्ट्रेचर नहीं मिला उसे नीचे ले जाने के लिए, कोई व्हील चेयर नहीं मिला, जिसके बाद उस पिता को अपनी स्कूटी लिफ्ट के जरिए ऊपर लेकर आनी पड़ी। तीसरे मंजिल पे अपने बच्चे को उसने स्कूटी पर बैठाया, बेटे को स्कूटी पर बैठाया और फिर वापस लिफ्ट के जरिए उस स्कूटी को नीचे लाया गया और वो बच्चे को लेकर घर जा पाए।
अब बड़ा सवाल यह है कि तमाम दावे अस्पतालों को दुरुस्त करने के होते हैं देश भर के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन हकीकत क्या है? अस्पताल में व्यवस्थाओं की बातें की जाती हैं, लेकिन एक स्ट्रेचर, एक व्हीलचेयर मुहैया नहीं हो पा रही है। और अगर नहीं हो पा रही है तो बड़ा सवाल यह है, क्या ये चीजें वहां थी ही नहीं, और अगर थी तो क्यों नहीं मिली? और आपको सुनवाते हैं कि उस बच्चे के, जिसको आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में गाड़ी के पीछे बैठे हुए, उसके पिता ने क्या कुछ कहा है। मेरे बेटा लवित्र जैन, उसके पैर में फ्रैक्चर था, तो जब प्लास्टर नहीं चढ़ा था तब वो उसको पैदल ले गए थे। फिर इसके बाद जब प्लास्टर चढ़ गया तो वो चलने लायक नहीं था। मैंने सब जगह ऊपर से लेकर नीचे तक व्हील चेयर के बारे में पूछा। फिर नीचे आके मैंने व्हील चेयर के बारे में सुखलाल जी और मुकेश जो स्ट्रेचर ले जाते हैं उनसे पूछा। 10 मिनट हमने इंतज़ार किया। इसके बाद सुखलाल जी ने बोला कि अभी बिल्डिंग नहीं बनी है, सामान नहीं आया, व्हील चेयर उपलब्ध नहीं है। तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जिससे आवाज़ नहीं आती, कोई ज़्यादा न्यूसेंस नहीं होगा, मैं बेटे को वहाँ से लेके आ सकता हूँ। उनने कहा अगर ले जा सकते हो तो लिफ्ट में व्हीकल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बेटे को ले आया, कोई दिक्कत नहीं आई। तब हमें ये देवकी नंदन जी बंसल जी मिले, उन्होंने गाड़ी की चाबी निकाल ली, तब से मैं बैठा हूँ। लेकिन इमरजेंसी में अब जब व्हील चेयर ही नहीं है, मेरे बेटे का वेट मैं उठा के नहीं ला सकता उसे, उस कंडीशन में मेरे पास क्या ऑप्शन है बजाय तब जब मुझे स्टाफ के आदमी ने अलाउ किया है। एक वकील साहब है मनोज जी जैन, उनके बच्चे का फ्रैक्चर हुआ था टांग का, तो जो उनको ऊपर तो ले गए थे, उनका प्लास्टर चढ़ा, तो उसके बाद ये नीचे आए तो उन्होंने सुखलाल जी से पूछा कि साहब क्या कहते हैं व्हील चेयर है क्या? तो उन्होंने कहा अभी व्हील चेयर नहीं है, अभी आ जाएगी व्हील चेयर, ठीक है ना। तो फिर इन्होंने कहा कि साहब मैं यहाँ तक ले आऊँ क्या उसको, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है मेरे पास, तो यहाँ तक ले आऊँ क्या? तो उन्होंने कहा ठीक ले आओ। शुक्लाल जी का मतलब था कि आप गेट तक लाओ। अब ये समझे कि शायद मैं ऊपर तक ले जाऊँ, ये ऊपर तक, ये वकील साहब हैं लेकिन ये ऊपर तक ले गए, ये गलत है। आज ही इन्होंने देखा, दूसरे लोग भी कह रहे थे साहब हम गाड़ी ले जाया करेंगे ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। और देखिए इस वक्त मनीष शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, बड़ा सवाल ये है, अब जो एमबीएस अस्पताल के अधिकारियों की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से तर्क दिया जा रहा है, सवाल उस पिता पर भी खड़े होते हैं कि अस्पताल के अंदर इस तरीके से गाड़ी को ले जाना ठीक नहीं, लेकिन कुछ तो मजबूरी रही होगी, व्हील चेयर, स्ट्रेचर, कहीं कुछ नहीं मिला तो ये कदम उठाया गया। आदर्श, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी अस्पताल में चिकित्सकीय उपकरणों की बेहद कमी रहती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आप समाज के एक प्रतिष्ठित वकील हैं, माना आप एक पिता हैं, लेकिन क्या आप इसी प्रकरण को किसी निजी अस्पताल में कर सकते थे? आपने अपनी मर्जी से अस्पताल जो कि हाइजीनिक होना चाहिए, वहां पर इस तरीके से लिफ्ट, जहां से मरीजों का आना जाना होता है, वहां पर एक पिता जिद में आकर केवल इसलिए कि वो अपने बेटे को ऊपर तक नहीं ले जा सकता, अगर इस प्रकार की प्रक्रिया करता है तो समाज के सामने क्या उदाहरण रखा जा सकता है? अस्पताल की कमियां अपनी जगह, लेकिन इस वकील साहब का ये जो पूरा एक प्रकरण है, ये एक समाज में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस तरीके से माता पिता नियमों, कानूनों और दूसरे मरीजों की सुरक्षा की धज्जियां उड़ा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस अपडेट के लिए। अब आपको एक बड़ी अपडेट आ रही है, वहां पर आपको ले चलते हैं राजस्थान के बाद गुजरात। अब खबर गुजरात से देखिए, जहां 48 घंटे पहले तूफान का तनाव था, लेकिन अब गुजरात के एक शहर में धार्मिक तनाव है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, खबर जूनागढ़ की है, जहां बीती रात से तनाव बना हुआ है, और इस तनाव की वजह है एक दरगाह। देखिए, दरगाह को हटाने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किया और उसके बाद हुड़दंगियों के झुंड ने जमकर बवाल किया, आगजनी की, तोड़फोड़ की और भीड़ ने पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जूनागढ़ की, और आप वो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए, दरगाह को हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया जाता है, लेकिन उसके बाद बड़ी संख्या में हुड़दंगी इकट्ठा हो जाते हैं, जमकर पत्थरबाजी करते हैं, आगजनी करते हैं। आशीष, बाकायदा नोटिस दिया गया था, लीगल तरीके से कार्रवाई हो रही थी, फिर इस तरह का हुड़दंग। ये तस्वीरें सबूत हैं जूनागढ़ में छिड़ी उस जंग की जो बीती रात हुई। देखिए किस तरह से उन्मादी भीड़ का सैलाब उमड़ आया था। गुस्साई भीड़ किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, और किसी भी तरह से वो काबू में नहीं आ रही थी ये भीड़। ये गुस्सा सिर्फ इसलिए था क्योंकि प्रशासन ने नोटिस दिया था कि अगर दरगाह वैध है तो उसका प्रमाण पेश करे, और इस नोटिस के बाद ही मामला बिगड़ा और माहौल बिगड़ता गया।
और देखिए हालात, तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फिलहाल तो हालात काबू में हैं, लेकिन तनाव वहां पर इलाके में बरकरार है। सवाल बड़ा यह है कि नोटिस दिया गया था, लीगल तरीके से कार्रवाई की जा रही थी, प्रशासन के अपने कारण थे, नोटिस में उसकी जानकारी दी गई थी। उसके बाद किसने इन लोगों को भड़काया, क्यों इन लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई, हुड़दंग पर क्यों उतर आई, पत्थरबाजी आगजनी पर क्यों उतर आई, ये बड़ा सवाल है। अभी एक दिन पहले तक गुजरात के लोग तूफान के तनाव में थे और अब इस तरीके का तनाव। बिल्कुल, और इसी खबर से जुड़ी हुई हम आपको एक और बड़ी अपडेट दे दें कि जूनागढ़ में हुए बवाल पर लेटेस्ट अपडेट देखिए। पुलिस ने अब 174 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस हमले में डीएसपी, महिला सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इन तमाम हुड़दंगियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें 174 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जिस वक्त ये पत्थरबाजी आगजनी हो रही थी उसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे। क्या कुछ कहा है पुलिस अधिकारियों ने, वो भी सुनवाते हैं आपको। जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तरफ से माजेवड़ी गेट के पास जो गेवनशाह मस्जिद है उनको नोटिस दिया गया था कि 5 दिन के अंदर जो भी कागज़ है उनको जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आके दिखाने के लिए। 14 तारीख को ये नोटिस की बजवनी हुई थी एंड कल 16 तारीख को काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे वो नोटिस को लेकर नाराज़ होके। लगभग 500 से 600 लोग मजेवड़ी गेट के आसपास इकट्ठा हुए थे। फिर उस जगह पे डीवाईएसपी जूनागढ़ हितेश एंड उनका स्टाफ हाजिर थे जगह पे एंड उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 45 मिनट्स 1 आवर डिलीब्रेशन चला उनके बीच में और उनको जो रोड ब्लॉक करने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे वो हटाने की पुलिस से प्रयास कर रहे थे पीसफुली उनको हटाने के लिए। बीच में से 2-4 पत्थर आए पुलिस के ऊपर एंड लोग नाराबाजी करते हुए पुलिस के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। तो उस टाइम से पुलिस ने लाठीबाजी किया और इसको तितर बितर क्राउड को करने की कोशिश किया। अभी तक 174 लोग को राउंड अप किया है। और देखिए प्रतीक जुड़ गए हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। प्रतीक, आखिर ये पूरा विवाद की वजह क्या थी? नोटिस दिया गया था, कार्रवाई हो रही थी और एक दिन में ये कार्रवाई नहीं तय की गई होगी। विवाद की वजह क्या थी और अभी क्या हालात है, ये दोनों बातें जरा बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले अगर अभी के हालात की बात की जाए तो अभी हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है। कोई भी अभी शहर में ऐसी कोई घटना नहीं है जिससे शहर का माहौल खराब हो सके। लेकिन पूरे घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो दरअसल जूनागढ़ शहर में मजेवड़ी गेट करके एक विस्तार है जो एक महत्वपूर्ण एरिया माना जाता है और वहां पर एक प्लेस को लेकर म्युनिसिपल ऑफिस के जरिए एक नोटिस इश्यू किया गया था, नोटिस भेजा गया था और उसी नोटिस की नाराजगी के चलते दरअसल कुछ लोग कल बीते शाम वहां पे इकट्ठा हुए और धीरे धीरे बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा होते गए और रात के करीबन 10 बजे के बाद वहां पर जो क्राउड इकट्ठा हुआ था वो लोग ने पथराव करना शुरू किया जिसमें 3 पुलिस कर्मी भी घायल हुए जिसमें एक डीवाईएसपी पीएसआई समेत पुलिसकर्मी थे और बाद में पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। अभी के हालात की बात की जाए तो अभी हम म्युनिसिपल ऑफिस में ये और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है और अभी समूचे जूनागढ़ में ओवरऑल बात करें तो हाल स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक का इस लाइव अपडेट के लिए। तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर उत्तराखंड से है और खबर यह है कि उत्तराखंड में पिछले 5 साल में हुई सभी इंटरकास्ट शादियों की जांच करवाई जाएगी। उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने चिट्ठी लिखी है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के एसपी को यह चिट्ठी लिखी गई है। ब्रेकिंग न्यूज आप देखिए, किस तरह से पता लगाने के लिए कहा गया है कि पिछले 5 साल में इंटरकास्ट शादियों में उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2022 का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, इस बात के लेकर जांच करने के लिए कहा गया है। और इस चिट्ठी में यह साफ कहा गया है कि अगर उल्लंघन पाया जाता है तो उल्लंघन करने वाला चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का पालन करता हो और धर्मांतरित हुआ हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उत्तराखंड में 5 साल में इंटरकास्ट शादियां अब उत्तराखंड पुलिस के रेडार पर हैं। और संजय त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधा संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, क्या है पूरा मामला, क्यों इस तरह का फैसला किया गया है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, जरा समझाइए जल्दी से।
देखिए आदर्श, इस समय जो उत्तराखंड का माहौल है वो गरमाया हुआ है उन चीज़ों को लेकर के जिनमें खास तौर पे युवतियों को घर से भगा ले जाने और उनका धर्मांतरण कराने के आरोप से जुड़ा हुआ है। और उसी के मद्देनज़र ये फैसला सरकार ने लिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जो साल 2018 में उत्तराखंड में लागू किया गया था, जिसमें प्रलोभन दे करके, लालच दे करके या जबरन धर्मांतरण कराया गया है, ऐसे मामलों पर कार्रवाई के लिए अधिनियम बना था। और इसमें ये प्रावधान भी है कि यदि किसी को धर्म बदलना है तो 1 महीने पहले वो मजिस्ट्रेट को इस बारे में अनुमति के लिए पत्र लिखेगा और पूरी जांच पड़ताल के बाद में अगर उस पर किसी तरह का धार्मिक दबाव या प्रलोभन या लालच वाली बात नहीं आती है तो उसको धर्म परिवर्तन करने की अनुमति मिलेगी। अब सरकार ने ये फैसला किया है कि जो 5 साल पहले ये कानून लागू किया गया था, उसके बाद से ऐसे मामले, अंतर धार्मिक विवाद और साथ ही साथ ऐसे अपहरण के, युवतियों के, किशोरियों के अपहरण के मामले जिनमें दबाव डाल करके धर्म परिवर्तन कराया गया है या जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन करा के विवाह किया गया है, ऐसे सभी मामलों को निकाला जाएगा और उनकी जांच की जाएगी कहीं इसमें उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। यदि उल्लंघन हुआ होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और अब तक मैं आपको ये भी आंकड़ा बता दूं कि अब तक उत्तराखंड में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कुल 18 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें 7 केवल राजधानी देहरादून के हैं। और इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो जिनमें साफ तौर पर यह बात निकल करके आई है कि उन पर दबाव डाल करके, प्रलोभन, लालच दे करके उनका धर्मांतरण कराया गया है। तो अब उत्तराखंड की जो पुष्करधामी सरकार है वो लगातार सख्त रुख अख्तियार किए हुए है कि जिस तरह से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये तय किया गया है कि अब पिछले 5 सालों में जब से उत्तराखंड में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया है, उसके बाद से ऐसे सभी अंतर धार्मिक विवाद और युवतियों, किशोरियों को अपहरण करके ले जाने के मामलों की जाँच पड़ताल की जाएगी और जहाँ भी वायलेशन इस अधिनियम का होगा उन सबके खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश साफ तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं, जिसके बाद जिलों में ऐसे मामले निकाले जाने लगे हैं। जी आशीष। संजय, एक चीज जरा दर्शकों को समझाइए कि एक रेट्रोस्पेक्टिव वाला मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फरमान जारी किया गया है, जो कुछ पिछले 5 सालों में हुआ हो वो सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना। 18 नंबर काफी है एक राज्य सरकार के लिए, एक राज्य पुलिस के लिए उस पर एक्शन लेने के लिए, लेकिन 10, 15, 20, 25, 30, 40 इस तरह के मामले तो राज्यों में कई जगहों पर दिख रहे हैं, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस तरह से एक रिवीजन, एक रिवाइज ऑर्डर करने के लिए पुलिस मजबूर हुई? 18 मामले ठीक ठाक नंबर हैं, लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स हैं क्या इसके पीछे? देखिए 18 मामले तो वो हैं जो इस अधिनियम के तहत अब तक उत्तराखंड में दर्ज किए गए हैं अलग अलग जिलों में। और मैंने आपको पहले ही बताया कि राजधानी देहरादून के अकेले 7 मामले हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी बड़ी संख्या है जहां पर युवक युवतियों को भगा करके या अपहरण करके ले जाया गया है और उन पर कहीं ना कहीं दबाव भी डाला गया है धर्म परिवर्तन का। क्योंकि अभी आपने देखा उत्तरकाशी के पुरोला में जिस तरह का बवाल चल रहा है, उसमें साफ तौर पर ऐसे कई सारे मामले निकल करके आए हैं जहां पर प्रलोभन दे करके, बहला फुसला करके, लालच दे करके या दबाव डाल करके किशोरियों को, युवतियों को भगा करके ले जाया गया है, उनका अपहरण करके ले जाया गया है। ऐसे मामले सामने आने के बाद में आपने देखा उत्तरकाशी में किस तरह की जो गर्माहट है वो साफ तौर पर नजर आएगी। और उसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि अब ऐसे सारे मामलों में, उत्तराखंड के 13 जिले हैं, उन सभी के सभी 13 जिलों में ऐसे मामले निकाले जाएं और उनमें देखा जाए कि क्या उत्तरकाशी की तरह ही पैटर्न तो नहीं सामने आया। तो ये पूरा जो पैटर्न जिसकी आशंका की उम्मीद की जा रही है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ऐसा एक उसी आशंका को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह का फैसला लिया गया ताकि पूरे मामले की जांच ठीक तरीके से हो पाए और राज्य भर में जो भी इस तरह के मामले हो वो सामने आ पाए अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है। तो संजय, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपके लिए, इस पूरी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, आपको बहुत धन्यवाद। देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से ही जुड़ी हुई है। उत्तराखंड से मुसलमानों के पलायन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। अब आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने उत्तराखंड की धामी सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। ये मौलाना तौकीर रजा ने धमकी दी है। क्या कुछ पूरी बात कही, सुनवाते हैं आपको। हमारे आंदोलन को झेलना पड़ेगा, हम उत्तराखंड जाएंगे, हमारे आंदोलन को झेलना पड़ेगा, हमारे गुस्से को झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने मज़ारात और अपनी मसाजिद की हिफाजत अगर तुम नहीं कर सकते तो हम अपनी मस्जिद और अपने मज़ार की हिफाजत खुद करेंगे और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तोड़ने आओ, हम तैयार बैठे हैं तुम्हारे लिए। हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी है, लेकिन हम दंगा फसाद चाहते नहीं है, हम अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। इसलिए हम जान देने वाले लोग हैं, देश के लिए जान देना पड़े हम दे देंगे, लेकिन हम किससे लड़ें? अपने देशवासियों से हम नहीं लड़ना चाहते।
हमें मजबूर मत करो। हुकूमत जो बेईमानी कर रही है, हुकूमत को इस बेईमानी से परहेज करना चाहिए। ये मामला काफी गर्माता जा रहा है। चलिए उत्तराखंड से अब आपको राजस्थान की खबर दिखाते हैं। राजस्थान में हिजाब और घूंघट पर जंग तेज हो गई है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। राज्यवर्धन ने ट्वीट किया कि कांग्रेस के सीएम को जबरदस्ती महिलाओं का घूंघट हटाना है। बड़ी अपडेट देखिए, इसके लिए वो बाकायदा अभियान चलाते हैं, लेकिन जब उनकी बुर्के पर बोलती बंद हो जाती है। इनके आला कमान हिजाब का समर्थन करते हैं। इस तरह कांग्रेस ने भारत को बर्बाद किया। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान में अब किस तरीके से विवाद गहराता जा रहा है, ये कहते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट किया। ट्वीट करके निशाना साधा अशोक गहलोत सरकार पर और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत सरकार जो है, अब देखिए घूंघट पर वहां पर जंग छिड़ गई है। बीजेपी के सांसद हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के जो सीएम है उनको जबरदस्ती महिलाओं का घूंघट हटाना है। इसके लिए वो बाकायदा अभियान चलाते हैं, लेकिन उनकी बुर्के पर बोलती बंद हो जाती है। इनके आला कमान हिजाब का समर्थन करते हैं और इस तरह कांग्रेस ने भारत को बर्बाद किया। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है। आपको बता दें, आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव है, अगले कुछ महीनों के बाद ही चुनाव होने हैं और लगातार राजस्थान में राजनीतिक बयानबाजियों का सिलसिला बीजेपी कांग्रेस की तरफ से जारी है। और अब क्या कुछ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट किया है वो तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि अब इस पर रिएक्शन क्या आता है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। घूंघट जमाना गया। तेरे भाई हैं, भाई के सामने क्या घूंघट निकालती है? कैसे कहाँ का हो गया? पेट का हो गया, इलाज हो गया, ठीक हुआ। ऊपर से हार्ट सर्जरी हुई, इनको ठीक हो गया, फ्री हुआ, फ्री में खुश हो। क्या नाम आपका? मोगी पटेल। इनके आ रही हो? कितनी क्या गाड़ी कितनी बदली थी? कहाँ करवाया? सिविल हॉस्पिटल सागवाड़ा। फ्री हुआ? कोई कितने मांग रहे थे वो? बिल कितना बनाया? हमारा बनता नहीं था, 80,000 तो बनता ही सही है, पार करवा दे। इनके 80-90 हज़ार के आसपास बनता, लेकिन इनको कोई भी पैसा वगैरह लगा नहीं। सुनो, हाँ बहुत अच्छी स्कीम है। तो आपने देखा तस्वीरों में किस तरह से बुर्का को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बिल्कुल भी किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन घूंघट की जब बात थी तो तस्वीरों में दिख रहा था, जाहिर सी बात है कि उन्होंने घूंघट हटवाया और कहा कि ज़माना बदल गया है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मनीष, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं जयपुर से। मनीष, राज्य में इसकी क्या प्रतिक्रिया है? कर्नल राठौड़ तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी इसे किस तरह से कांग्रेस की तरफ से विशेष तौर पर राजस्थान में जो एक माइनॉरिटी को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राज्य में क्या इसको लेकर कोई चहलकदमी है? क्या किसी तरह का रिएक्शन है? चूंकि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीजेपी के प्रवक्ता हैं और उनकी तरफ से जब ये ट्वीट आया तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसे लेकर बयानबाजी शुरू की। और ये 11 जून की घटना है जो कि बांसवाड़ा जिले के घाटोल की है। और तब जब मुख्यमंत्री एक महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने गए थे, वहां उन्होंने अपने आप को उस महिला का भाई बताते हुए कहा कि भाई से कैसा घूंघट, तो आप इस घूंघट को हटाइए, और खुद ही उन्होंने हाथ बढ़ाकर इस महिला के इस घूंघट को हटा दिया। अब चूंकि चुनावी मौसम है, राजस्थान में इस साल नवंबर में चुनाव होने हैं, तो इस प्रकार की घटनाएं राजनीतिक दृष्टि से तूल पकड़ती हैं और वही होता भी दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी को एक खुला मुद्दा सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मिला है कि वो केवल बात करते हैं घूंघट की, वो क्यों नहीं बात करते बुर्के की, क्योंकि अगर दोनों प्रथा है, दोनों महिलाओं के लिए कष्टप्रद है, तो दोनों ही पक्षों की बात होनी चाहिए। जी आदि, यही जो बात आप कह रहे हैं मनीष, इसी बात को लेकर बीजेपी अब घेर रही है
अशोक गहलोत को बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां पर एक हिस्ट्री शीटर के घर पर पुलिस ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के बाद उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विनोद उपाध्याय नाम है इस हिस्ट्री शीटर का और अभी फिलहाल ये फरार है। 50,000 रुपए का इनाम इसके सर पर घोषित है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का ये मामला है, जहां पर विनोद उपाध्याय नाम के हिस्ट्री शीटर के घर पर संपत्ति पर यह बुलडोजर चलता हुआ आप इस वक्त देख रहे हैं। तो देखिए किस तरह से गोरखपुर में अब बाबा का बुलडोजर चल रहा है और हिस्ट्री शीटर यानी कि जो एक पैटर्न हमने देखा था कि जिनकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है उनके घरों पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर किस तरह से बुलडोजर चलता है, उसी सीरीज़ में एक और कड़ी में हिस्सा जुड़ता हुआ गोरखपुर में विनोद उपाध्याय जो कि फरार है, उसके घर पर बुलडोजर चलता है।